Welcome friends, welcome to Gate Mentor YouTube channel. Today we will discuss about the various types of cutting tool materials. But before that, starting the new topic, I would like to discuss your doubts in the last class. तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जो डाउट्स या कमेंट्स आए हैं उसको हम पढ़ लेते हैं. Rashmi Devakar, thank you sir, you are like a miracle in my life. Thank you Rashmi. Manisha Kumari, sir, you are great, biggest mean of inspiration for me. Thank you, Manisha. Tarendra Kumari, thank you, sir. You made it easy by your way of explanation. Thank you, Tarendra. Bhupendra, helpful, nicely explained in the simplest manner. Thank you, Bhupendra. Abhishek, helpful, nicely explained in simplest manner. Thank you, Abhishek. Disha, helpful, nicely explained in my study. Thank you, Disha. Kilendra Kumar, thank you very much, sir. This was a very nice lecture. Thank you, Kilendra. Dinesh Singh, explanation was really good. Thank you, Dinesh. Sakshi, sir, your lecture is super and very helpful for me. Thank you, Sakshi. Nayan Kiran, excellent explanation, sir. Thank you, Nayan. Kiran Kumari, super explanation. I am satisfied with this video. Good. Thank you, Kiran. Mm, Kanchan, that is very useful video. Thank you, Kanchan. Prakash, this is a very nice video for help us. Thank you, Prakash. चलिए, तो अभी जो मैंने कमेंट्स पढ़े इसमें मुझे लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट नहीं मिला, तो आई होप कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया है दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. तो लास्ट क्लास में आई एज्यूम कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो सबको क्लियर है. तो डायरेक्टली फिर हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो है कटिंग टूल मटेरियल्स. दोस्तों, in the last class we have discussed about the properties of the cutting tool materials. We have discussed about the properties of cutting tool materials. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक कटिंग टूल मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. एंड वी हैव डिस्कस्ड कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. हम डिस्कस कर चुके हैं हॉट हार्डनेस. उससे पहले खैर हमने एक टर्म और डिस्कस किया था हार्डनेस, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हॉट हार्डनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो हॉट हार्डनेस चाहिए. इसके अलावा मटेरियल में टफनेस होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. थर्ड, केमिकली इनर्ट होना चाहिए. फोर्थ, इजी अवेलेबल. एंड फिफ्थ, last but not the least, easy to fabricate. So these are the quality that we require. Easy to fabricate. Easy to fabricate, right? So these are the properties that we require in cutting tool material. अब इन property के according to these properties we will find out the best material. कौन कौन से मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले और इनिशियल डेज में जो हम मटेरियल यूज़ करते थे कटिंग के लिए, दैट वाज द फर्स्ट मटेरियल वाज हाई कार्बन स्टील. High carbon steel, it contains 0.8 to 1.5 या 1% कार्बन. अभी हाई कार्बन स्टील है तो 8.8 to 1.5% इसमें कार्बन होता है. रिमेनिंग जो है वो आयरन होगा और सर्टन अलॉइंग एलिमेंट जैसे कि निकल, वेनेडियम हम ऐड करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए.
दोस्तों, हाई कार्बन स्टील अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, हाई कार्बन स्टील की अगर हम बात करें, इट हैज़ अ वेरी गुड टफनेस। ये केमिकली इनर्ट भी होता है, इजीली अवेलेबल भी है और आसानी से इसको फैब्रिकेट भी किया जा सकता है। तो अगर हम हाई कार्बन स्टील को प्रॉपर्टीज के टर्म में टिक करें तो प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इन सारी प्रॉपर्टीज पर हमारा हाई कार्बन स्टील जो है वो सटीक बैठता है। लेकिन ये कहाँ फेल हो जाता है, व्हाट इज द लिमिटेशन? लिमिटेशन इसकी क्या है? लिमिटेशन जो है वो है इसकी हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस क्या होती है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हॉट हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस एट द एलिवेटेड टेम्परेचर। बॉडी को एलिवेटेड टेम्परेचर पे अपनी हार्डनेस को रिटेन करना होता है, इसको हम कहते हैं हॉट हार्डनेस। अब हाई कार्बन स्टील के साथ प्रॉब्लम यह है कि बाकी सारी प्रॉपर्टी तो इसमें है, लेकिन इसमें हॉट हार्डनेस नहीं है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये अपनी हार्डनेस को रिटेन नहीं कर पाएगा और इसका वियर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि क्या हाई कार्बन स्टील को मैं एज अ कटिंग टूल यूज कर सकता हूं? अगर हम देखें अगर हम देखें तो इसमें सारी प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट एक प्रॉपर्टी नहीं है। वो क्या है? हॉट हार्डनेस। और हॉट हार्डनेस हमको कब चाहिए? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पावर कंजम्पशन, जो पावर लगता है वो होता है कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। तो जब आप कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाते हो तो पावर कंजम्पशन बढ़ता है, यानी कि ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो उस कंडीशन में जहाँ पे कटिंग वेलोसिटी कम है, उस कंडीशन में हम हाई हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कंडीशन वेयर द कटिंग वेलोसिटी इज लो, वी कैन यूज द हाई कार्बन स्टील। क्योंकि अगर कटिंग वेलोसिटी कम होगी तो पावर कंजम्पशन कम होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा तो हीट जनरेशन भी कम होगा। तो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कर सकते हैं? इसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं उन कंडीशन में जहाँ पे वेलोसिटी कम है। तो वेलोसिटी कहाँ पे कम होगी? मैनुअली, जो टूल मैनुअली ऑपरेट होगा, मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मैनुअली ऑपरेटेड टूल है, क्योंकि अगर मैनुअली ऑपरेटेड टूल होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी जो है वो कम होगी, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा, यानी कि हीट जनरेशन कम होगा। हीट जनरेशन कम होगा तो टेम्परेचर राइज भी कम होगा। तो मैनुअली ऑपरेटेड टूल सच एज, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसका हैक्सॉ बनाने में। हैक्सॉ, हैंड ड्रिल। तो इन चीज़ों पे जहाँ पे कि हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेरे को कटिंग वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और जैसे ही मैं कटिंग वेलोसिटी बढ़ाऊंगा हाई कार्बन स्टील अपनी हार्डनेस को रिटेन नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। चलिए, नॉर्मली थ्योरी में क्वेश्चन पूछता है, high carbon steel can cut, it can cut mild steel up to 8 मीटर पर मिनट। अगर आपको माइल्ड स्टील को कट करना है तो आप मैक्सिमम स्पीड जो हाई कार्बन स्टील के टूल से ऑब्टेन कर सकते हो वो 8 मीटर पर मिनट तक की ही कटिंग वेलोसिटी आप अचीव कर सकते हो यूजिंग द हाई कार्बन स्टील। चलिए, तो हाई कार्बन स्टील का, जैसे मैंने कहा कि इसकी हॉट हार्डनेस बहुत कम होने के कारण इंडस्ट्री में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बाद जो टूल हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, दैट इज हाई स्पीड
स्टील, हाई स्पीड स्टील। इसके बाद मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री में वो हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर हम हाई स्पीड स्टील की बात करें तो हाई स्पीड स्टील कैन कट, इट कैन कट हाई हाई स्पीड स्टील, यानी कि इसको नॉर्मली कहते हैं HSS, कैन कट mild steel up to a speed of 30 मीटर पर मिनट। अगर मैं हाई कार्बन स्टील का यूज़ करता हूँ, हाई कार्बन स्टील का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं माइल्ड स्टील को 30 मीटर पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊँ तो सिरामिक एक टूल होता है जो कि माइल्ड स्टील को 600 मीटर्स पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकता है। सिरामिक कैन कट द माइल्ड स्टील एट 600 मीटर पर मिनट स्पीड, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया जब सिरामिक 600 मीटर पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकता है तो HSS जो कि मात्र 30 मीटर पर मिनट की स्पीड पे ही कट कर पा रहा है, इसको हम हाई स्पीड टूल क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल इट हाई स्पीड टूल, हाई स्पीड स्टील, क्योंकि इसकी स्पीड तो 30 मीटर पर मिनट है, जबकि सिरामिक और कार्बाइड टूल जो है वो 600 मीटर पर मिनट तक काट सकते हैं। सो वाई इट इज कॉल्ड हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जिस समय भी डेवलप्ड हाई स्पीड स्टील टूल, जिस समय हमने हाई स्पीड स्टील टूल को डेवलप किया था, दैट इज अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये टूल को डेवलप किया था, ये मटेरियल को, हाई स्पीड स्टील को, उस समय पे 30 मीटर पर मिनट की स्पीड जो थी वो मैक्सिमम स्पीड थी, हेंस इट इज कॉल्ड हाई स्पीड स्टील। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आज की कंडीशन में अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या हाई स्पीड स्टील सबसे ज़्यादा स्पीड में कट करता है, तो आंसर है नहीं, सबसे कम स्पीड में कट करता है। उससे पहले इससे कम स्पीड में कौन कट करता है? हाई कार्बन स्टील। लेकिन हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल हम इंडस्ट्री में करते ही नहीं है। हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल हम सिर्फ मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स में करते हैं। इंडस्ट्री में जहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन्स लगी हुई हैं वहाँ पे हम हाई स्पीड स्टील से नीचे कोई टूल मटेरियल नहीं यूज़ करते। तो आज की कंडीशन में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हाई स्पीड स्टील जो है वो सबसे कम स्पीड पे कट करने वाला मटेरियल है। लेकिन जिस समय ये डेवलप हुआ था उस समय यही स्पीड जो हमको मिल रही थी 30 मीटर पर मिनट, दैट वाज हाई, सो इट इज नोन एज हाई स्पीड स्टील। अभी HSS का जो कंपोजिशन होता है, इसको काफ़ी सारे कंपोजिशन होते हैं। इसके कॉमन कंपोजिशन होता है 1841। 18 स्टैंड्स फॉर टंगस्टन, 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम एंड 1% वेनेडियम, राइट। टंगस्टन एक्चुअली क्या होता है कि कॉस्टली मटेरियल है तो इसका लो कॉस्ट सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करते हैं। 1441 तो यहाँ पे 14 हो गया आपका टंगस्टन, 4 हो गया आपका क्रोमियम, 1 हो गया वेनेडियम, और 4% टंगस्टन की जगह पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मोलिब्डेनम। So there are various substitutes of हाई स्पीड स्टील। जो कॉमनली जो यूज हाई स्पीड स्टील होता है वो 1841 होता है। और जब भी आप इसको रेफर करेंगे तो आप उस सीक्वेंस को याद रखिए, दैट इज टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज वेरिएंट है हाई स्पीड स्टील का वो 1841 है, यानी कि 18% इसमें टंगस्टन होगा, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। बाकी जो है
रिमेनिंग पोर्शन जो है वो Fe और कार्बन का होगा। इसका सब्सटीट्यूट जो है वो है 14414। ये इसका कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट है, जहाँ पे हम टंगस्टन का 4% कम करके उसकी जगह पे मोलिब्डेनम का 4% ऐड कर देते हैं। अगेन जो प्रॉब्लम है इस टूल के साथ में, जो लिमिटेशन है, वो यहाँ पर भी है हॉट हार्डनेस। इसीलिए हाई स्पीड स्टील को भी हम 30 मीटर्स पर मिनट के ऊपर ले जाकर कटिंग नहीं कर सकते। हाई स्पीड स्टील को भी हम 30 मीटर पर मिनट के ऊपर ले जाकर कटिंग नहीं कर सकते। तो द लिमिटेशन इज हॉट हार्डनेस। चलिए, इसके बाद आजकल जो नॉर्मली टूल हम यूज़ करते हैं, मैं बहुत सारे टूल्स नहीं डिस्कस करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। बाकी थ्योरी के लिए मैं आपको PDF फाइल अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द टूल्स बट इम्पॉर्टेंट। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट टूल जो कि हम आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज कार्बाइड टूल्स। हाँ, तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ये कार्बाइड टूल अगर हम यूज़ करते हैं, कार्बाइड टूल्स को अगर हम यूज़ करते हैं, तो वी कैन ऑब्टेन a velocity of 300 मीटर पर मिनट फॉर MS। माइल्ड स्टील को अगर मैं कट करता हूँ तो कार्बाइड टूल से मैं 300 मीटर पर मिनट की स्पीड पे कट कर सकता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है, आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, सर कार्बाइड टूल ऐसा तो था नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कार्बाइड ऐसा तो था नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम कार्बाइड टूल क्यों नहीं बनाते थे? आते हैं उसके कारण पे। अगर मैं कार्बाइड टूल की बात करूं तो हॉट हार्डनेस वेरी गुड, इसी कारण इतनी ज़्यादा स्पीड पे कट कर पा रहे हैं। टफनेस इज गुड, केमिकली इनर्ट नहीं है लेकिन कोटिंग करके उसको हम केमिकली इनर्ट भी कर देते हैं। इजिली अवेलेबल नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम जो थी कार्बाइड टूल के कारण, जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम थी फैब्रिकेशन की। कार्बाइड टूल जो होते हैं बेसिकली, इसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं कार्बाइड टूल्स में, इसका जो मटेरियल होता है वो हम यूज़ करते हैं टंगस्टन कार्बाइड। कार्बाइड टूल्स में हम यूज़ करते हैं आइदर टंगस्टन कार्बाइड और वी यूज़ द टाइटेनियम कार्बाइड। अब ये टंगस्टन कार्बाइड हो या टाइटेनियम कार्बाइड हो दोस्तों, दीज मटेरियल्स हैज़ वेरी गुड हॉट हार्डनेस, इसकी टफनेस भी अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी कि प्रॉब्लम ये आती थी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कास्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी मटेरियल को कास्ट करने के लिए मेरे को उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो ये मटेरियल्स को मेल्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, राइट। तो मैं इसकी कास्टिंग नहीं कर सकता था, यानी कि कास्ट करके मैं इसको शेप में नहीं ला सकता था। मैं इसकी फॉर्मिंग नहीं कर सकता था क्योंकि ये मटेरियल बहुत हार्ड मटेरियल थे, इसलिए इनकी फॉर्मिंग भी पॉसिबल नहीं थी। तो सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के होने के बावजूद भी हम कार्बाइड टूल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम उसको फैब्रिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम कार्बाइड टूल का सबसे ज़्यादा, कार्बाइड और सिरामिक टूल हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अब हमारे पास एक टेक्निक आ गई है। डू यू हैव एनी आइडिया कौन सी टेक्निक आ गई है? अब हमने एक प्रोडक्शन की नई टेक्निक फाइंड आउट करी है, जिसको हम कहते हैं पाउडर मेटलर्जी। तो अब टंगस्टन कार्बाइड के टूल को हम शेप दे सकते हैं यूजिंग अ टेक्निक पाउडर मेटलर्जी। अब ये पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक कैसे काम करती है? आप टंगस्टन कार्बाइड लो, उसको आप ग्राइंड कर देते हो पाउडर के फॉर्म में। टंगस्टन कार्बाइड को मैंने पाउडर के फॉर्म में ग्राइंड कर दिया, और साथ में अब मैं यहाँ पे एक बाइंडर ऐड कर दूंगा। बाइंडर जो कि हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट हैज़ द लो मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, टंगस्टन कार्बाइड का पाउडर हमने लिया, इसमें अगर हम टूल की बात करें तो 70 to 80% इसमें हम
कार्बाइड यूज़ करते हैं। कार्बाइड यानी कि वो टंगस्टन कार्बाइड हो सकता है, टाइटेनियम कार्बाइड हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर हो सकता है। प्लस इसमें एज अ बाइंडर हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट। तो कार्बाइड्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट कम है, राइट। तो क्या होगा, अगर आप पाउडर फॉर्म में रखे हो तो कोबाल्ट मेल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट मेल्ट हो जाएगा, और कोबाल्ट मेल्ट होने के बाद वो टंगस्टन कार्बाइड के पाउडर को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों यहां तक बात समझ में आई? आई होप इट वुड बी क्लियर। पहले समस्या क्या थी कार्बाइड के साथ में, उसको हम फॉर्म नहीं कर पाते थे, उसको हम शेप नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था। तो फिर हमने एक नई टेक्निक इजाद की जिसको कहते हैं कि पाउडर मेटलर्जी। अब ये पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक में मैंने क्या किया, टंगस्टन कार्बाइड को मैंने पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कोबाल्ट को भी पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और टंगस्टन कार्बाइड और कोबाल्ट के का मिक्सचर बना लिया। उस मिक्सचर को मैंने हीट किया तो कोबाल्ट जो है वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके ये टंगस्टन कार्बाइड या टाइटेनियम कार्बाइड का जो पाउडर है उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कार्बाइड टूल की, तो हॉट हार्डनेस अचीव कर लिया, टफनेस भी अच्छी होती है, इजी अवेलेबिलिटी ना भी हो तो बहुत मुश्किल नहीं है अवेलेबिलिटी। अब हमने इसको फैब्रिकेट भी कर लिया। लेकिन दोस्तों डायरेक्टली कार्बाइड टूल्स को हम इस्तेमाल नहीं करते। इसमें एक प्रॉब्लम अभी बच गई है, और वो प्रॉब्लम है केमिकली अनस्टेबल। अभी हमने टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड को कोबाल्ट के साथ मिलाकर कार्बाइड टूल बना लिया, लेकिन अभी भी इस कार्बाइड टूल को मैं इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। उसका प्रॉब्लम यह है कि ये केमिकली अनस्टेबल है। केमिकली अनस्टेबल क्यों है? चलिए, इंजीनियरिंग में हम सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं? इंजीनियरिंग में हम सबसे ज़्यादा कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ द माइल्ड स्टील, हम माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं, हम स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। जो नॉर्मली मटेरियल हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में, अगर आप अपने घर में दाएं बाएं नज़र घुमाओगे तो हर जगह आपको या तो माइल्ड स्टील दिखेगा, या स्टेनलेस स्टील दिखेगा, या कास्ट आयरन दिखेगा। तो मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो या तो स्टील है या कास्ट आयरन है। कुल मिला के इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इन सारे में एक एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? वो है आयरन, यानी कि Fe। करेक्ट है। और दोस्तों देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन Fe एंड कोबाल्ट। Fe और कोबाल्ट में दोस्ती है। अब Fe और कोबाल्ट में दोस्ती होने से क्या होगा? Fe और कोबाल्ट के बीच में दोस्ती होने से क्या होगा? जब ये कार्बाइड टूल जिसमें कि कोबाल्ट प्रेजेंट है, इसको आप आयरन बेस्ड एलॉय के संपर्क में लाओगे तो कोबाल्ट भैया की दोस्ती आयरन भैया से है, तो कोबाल्ट भैया क्या करेंगे? अपना घर छोड़ के आयरन भैया के पास चले जाएंगे। और कोबाल्ट भैया अगर अपना घर छोड़ के आयरन भैया के साथ चले गए तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल जो है वो स्टील है, जहां पे कि आयरन प्रेजेंट है, और आयरन और कोबाल्ट की दोस्ती है। तो जब भी आप किसी आयरन बेस्ड एलॉय की मशीनिंग करोगे कार्बाइड टूल से, तो बाइंडर जो है वो भाई साहब कोबाल्ट है, और कोबाल्ट और आयरन ये दोनों दोस्त हैं। तो कोबाल्ट भाई साहब क्या करेंगे? अपना घर छोड़ के आयरन भाई साहब के यहाँ चले जाएंगे। इससे क्या परेशानी हो जाएगी? इससे परेशानी ये हो जाएगी दोस्तों कि ये टंगस्टन कार्बाइड को बाइंड करने वाला कौन था? कोबाल्ट। अगर ये कोबाल्ट भाई साहब भी अपना घर छोड़ के चले गए
तो क्या होगा, जो टंगस्टन कार्बाइड की जो बाइंडिंग थी, टंगस्टन कार्बाइड की जो बाइंडिंग थी वो बाइंडिंग खत्म हो जाएगी, यानी कि मेरा टूल जो है वो इजीली इरोड हो जाएगा, उसका वियर रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो टंगस्टन कार्बाइड में हॉट हार्डनेस तो है, टंगस्टन का यार कार्बाइड टूल्स में हॉट हार्डनेस तो है, लेकिन कोबाल्ट अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आया आयरन के, तो कोबाल्ट भाई साहब अपना घर छोड़ के आयरन के घर में चले जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा कार्बाइड टूल जो है उसका वियर रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मली कार्बाइड टूल्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। उसकी जगह हम यूज करते हैं कोटेड कार्बाइड। कोटिंग जरूरी है कार्बाइड टूल पर अगर आप आयरन की मशीनिंग करना चाहते हो तो। कोटेड कार्बाइड, तो हम क्या करेंगे, कार्बाइड टूल है उसके ऊपर हम कोटिंग कर सकते हैं। किस चीज़ की कोटिंग कर सकते हैं हम, कोटिंग करते हैं हम इसके ऊपर टाइटेनियम नाइट्राइड की या टाइटेनियम कार्बाइड की, या हम चाहें तो टाइटेनियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड दोनों की कोटिंग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर कोटिंग। टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग करने से हम टफनेस को इंक्रीज करते हैं। टाइटेनियम नाइट्राइड इंक्रीज द टफनेस। Titanium nitride increases the toughness, whereas the titanium carbide increases the hardness. तो पहले सिंगल लेयर कोटिंग होती थी, लेकिन आजकल के जो टूल्स होते हैं उसमें हम मल्टी लेयर कोटिंग करते हैं, यानी कि टाइटेनियम नाइट्राइड की भी कोटिंग करते हैं और टाइटेनियम कार्बाइड की भी कोटिंग करते हैं। चलो आप ज़रा दिमाग लगा के बताओ कि अगर आप मल्टी लेयर कोटिंग करोगे तो टाइटेनियम नाइट्राइड या टाइटेनियम कार्बाइड कौन सा आउटर लेयर पे होना चाहिए, आउटर कोटिंग किसकी होगी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और बताओ मेरे को कि अगर मेरे को मल्टी लेयर कोटिंग करनी है तो आउटर लेयर किसकी रखूंगा मैं? आउटर लेयर क्या होगा, टाइटेनियम नाइट्राइड या टाइटेनियम कार्बाइड? आउटर लेयर जो है वो टाइटेनियम कार्बाइड का होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को हार्डनेस कहाँ चाहिए होती है, हार्डनेस जो है वो मेरे को आउटर सरफेस पे चाहिए होती है, और टाइटेनियम कार्बाइड क्या कर रहा है, हार्डनेस को बढ़ा रहा है। टाइटेनियम कार्बाइड क्या कर रहा है, हार्डनेस को बढ़ा रहा है। तो टाइटेनियम कार्बाइड की जो कोटिंग है दैट वुड बी डन ऑन द आउटर सरफेस। टाइटेनियम कार्बाइड की कोटिंग जो है वो हम आउटर सरफेस पे करेंगे। चलिए, आई होप इट वुड बी क्लियर। नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज ceramics. Ceramics, it can cut mild steel up to a speed of 600 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें हम। सिरामिक, सिरामिक मतलब रेती, एल्यूमिना सिलिका। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें, वेरी गुड हॉट हार्डनेस, टफनेस कमजोर होता है, केमिकली इनर्ट, बिल्कुल किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता भाई ये, कहीं किसी के साथ कोई एक्शन कोई रिएक्शन नहीं होता, तो केमिकली इनर्ट भी है। ईजिली अवेलेबल, अरे बहुत ईजिली अवेलेबल। तो भैया ये सब होने के बावजूद, ये सब होने के बावजूद हम सिरामिक टूल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगेन द सेम रीज़न कि ये मटेरियल का हार्डनेस बहुत ज़्यादा है और साथ साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको फैब्रिकेट नहीं कर पाते थे। तो अब जब हमारे पास पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक आ गई, अब जब हमारे पास पाउडर मेटलर्जी की टेक्निक आ गई, तो हम सिरामिक टूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, सिरामिक टूल को हम फॉर्म कर सकते हैं। Ceramic tools are also produced by the powder metallurgy technique. It can cut the mild steel up to 600 मीटर पर सेकेंड। और चूंकि दोस्तों इसकी टफनेस कम है, इसके साथ प्रॉब्लम है लो टफनेस की। लो टफनेस की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि टफनेस जो है वो मेरे को सिर्फ आउटर सरफेस पे चाहिए होता है, बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें टफनेस, रिमेनिंग पोर्शन में मेरे को टफनेस चाहिए होता है।
तो ये लो टफनेस की प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट कर देते हैं कि हम पूरा टूल जो है वो सिरामिक का नहीं बनाते, हम इंसर्ट्स बनाते हैं। सिरामिक को हम यूज़ करते हैं एज ए इंसर्ट्स। इंसर्ट्स क्या होता है, जो आप अगर आपने कटिंग टूल देखा होगा, तो कटिंग टूल पे जहाँ पे जो कटिंग एजेस हैं, जो कटिंग एजेस हैं, वहाँ पे हम सिरामिक के इंसर्ट लगा देते हैं। तो रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आपका माइल्ड स्टील का ही बना, सॉरी हाई कार्बन स्टील का ही बना रहेगा, लेकिन उसके ऊपर इंसर्ट जो है वो मैंने जहाँ पे कटिंग होने वाली है, जिस रीजन में कटिंग होने वाली है, सपोज सिंपल सा डायग्राम पर समझा देता हूँ। इसको हम कहते हैं शैंक पोर्शन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने बनाया, और ये जो है इसके कटिंग एजेस हैं। तो ये कटिंग एजेस जो है वो मैं सिरामिक इंसर्ट के बना दूंगा। तो मेरे को जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ पे मेरे को हार्डनेस ज़्यादा मिल गई, और रिमेनिंग पोर्शन यानी कि शैंक पोर्शन जहाँ मेरे को टफनेस चाहिए था, दैट वुड बी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील। तो सिरामिक चूँकि इसकी टफनेस कम होती है, इसलिए पूरा टूल जो है वो सिरामिक का नहीं बनाया जा सकता। सिरामिक का आप एग्जाम्पल समझ लो, आपने टाइल्स देखी होंगी, तो अगर आप सोचो कि पूरा टूल जो है वो आप उसी मटेरियल का बना दोगे जिसका टाइल्स है, तो क्या होगा, वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और तुरंत आपका टूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो सिरामिक टूल को हम पूरा टूल जो है वो सिरामिक का नहीं बनाते, हम सिर्फ इंसर्ट बनाते हैं, और इंसर्ट को हम कटिंग एजेस पे अप्लाई करते हैं। इंसर्ट्स को जो है वो हम कटिंग एजेस पे लगा देते हैं। इंसर्ट खराब हुआ उसको रिप्लेस करके दूसरा इंसर्ट उसकी जगह पे हम चिपका देते हैं। चलिए, तो ये कॉमनली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल की कंडीशन में जिन मटेरियल्स का, वो आपके हो गए कार्बाइड टूल्स और सिरामिक टूल्स। इसके बाद सब टूल का बाप, कौन सा टूल जानते होंगे आप लोग? डायमंड। डायमंड। अब 300 तक की कटिंग करनी थी, 300 मीटर पर मिनट तक की कटिंग जो थी वो सिरामिक से हो जाती। 600 मीटर पर मिनट की कटिंग जो है माइल्ड स्टील की, सॉरी 300 मीटर पर मिनट की कटिंग जो है वो हम कार्बाइड टूल से कर सकते हैं। 600 मीटर पर मिनट की कटिंग माइल्ड स्टील की हम सिरामिक से कर सकते हैं। तो अगर 600 मीटर पर मिनट 600 मीटर पर मिनट से ऊपर अगर मेरे को कटिंग वेलोसिटी चाहिए होगी माइल्ड स्टील के लिए, तो मैं डायमंड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये सबसे हार्ड मटेरियल है, बिल्कुल नहीं। क्रॉस। डायमंड इज नॉट यूज टू इंक्रीज द कटिंग स्पीड। डायमंड का इस्तेमाल हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए नहीं करते दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। नोट, सही स्टेटमेंट क्या है? डायमंड is the hardest material. Diamond is the hardest material, and it is the cutting tool material for cutting tools। तो दोस्तों ये नॉर्मली सबसे महंगा मटेरियल है, तो डायमंड यूज़ करके स्पीड बढ़ाऊंगा? नहीं दोस्तों, डायमंड का स्पेसिफिक यूज़ है जहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। अब जैसे मान लो कि आपने कार्बाइड का टूल बना दिया, लेकिन टूल बनाने के बाद आपको उसको शार्प, एजेस को शार्प तो करना पड़ेगा, तो वो शार्पनिंग का काम कौन करेगा? सिरामिक के इंसर्ट्स हैं, तो वो इंसर्ट्स के एजेस को भी शार्प करना पड़ेगा। तो अब सिरामिक को सिरामिक से तो मैं शार्प नहीं कर सकता, सिरामिक को सिरामिक से तो मैं शार्प नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डायमंड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर दैट वी विल यूज़ द डायमंड। एम आई क्लियर? तो डायमंड जो है वो नॉर्मली यूज़ होने वाला मटेरियल नहीं है कि हर कंडीशन में हम डायमंड का इस्तेमाल करें। अच्छा, डायमंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डायमंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। डायमंड एक्चुअली होता क्या है? कार्बन। तो ये सबसे पहले इसकी दिक्कत है, अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर।
इसका मतलब हाई कटिंग स्पीड के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई कटिंग स्पीड होगी, हाई कटिंग स्पीड होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये कार्बन जो है, डायमंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड स्टार्ट कन्वर्टिंग इन ग्रेफाइट, राइट। तो हाई स्पीड के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाई कटिंग स्पीड के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर Fe बेस्ड एलॉय, जहाँ पे भी Fe है, Fe बेस्ड एलॉयज, यानी कि स्टील हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कहीं पर भी हम डायमंड को मशीनिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि ये अपने जो Fe भैया है ना, ये बहुत स्टर्ड आदमी है, सबसे इसकी दोस्ती है। कार्बाइड में ये कोबाल्ट से दोस्ती कर लेता है, और डायमंड क्या है, डायमंड यानी कि कार्बन, तो देर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन Fe एंड कार्बन, तो आयरन और कार्बन के बीच में भी दोस्ती है, ठीक है। तो क्या होगा, जब Fe के कांटेक्ट में डायमंड आएगा, तो डायमंड बेसिकली है क्या, कार्बन, तो फिर कार्बन का ग्रेफिटाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, सॉरी डायमंड का ग्रेफिटाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर Fe के कांटेक्ट में आप डायमंड को लेकर आओगे, तो Fe के कांटेक्ट में अगर आप डायमंड को लेकर आओगे तो ग्रेफिटाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है, डायमंड सबसे महंगा मटेरियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे हम इसका इस्तेमाल करें अगर हमारे पास अवेलेबल है तो। जहाँ पर किसी टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो मेरे को सिरामिक का टूल बिट बनाना है, उसको शार्प करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं डायमंड का इस्तेमाल करूँगा, करेक्ट है। लेकिन आयरन बेस्ड जो भी एलॉय हैं, स्टील्स हैं, उनकी मशीनिंग के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डायमंड को हम हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाई स्पीड पे ऑपरेट करने पे अगेन डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब इसका अगर आयरन की मशीनिंग करनी है, अच्छा, कैन आई यूज डायमंड फॉर द मशीनिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील? क्या मैं डायमंड का इस्तेमाल हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग करने के लिए कर सकता हूं? नहीं, मैं डायमंड का इस्तेमाल हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग करने में नहीं कर सकता। अगेन रीज़न क्या है, हाई स्पीड स्टील है, यानी कि वहाँ पे Fe प्रेजेंट है, वहाँ पे Fe प्रेजेंट है, और अगर Fe प्रेजेंट होगा तो भैया ये डायमंड का जो कार्बन है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉर्मली इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, कटिंग टूल मटेरियल जो कि सिरामिक्स हैं, कार्बाइड्स हैं, उनको शार्प करने के लिए, इसके अलावा ग्लास कट करने के लिए, या ग्लास इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ग्लास को कट करने के लिए ग्लास इंडस्ट्री में हम डायमंड टूल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग के लिए तो मैं हाई स्पीड स्टील की मशीनिंग के लिए तो मैं डायमंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर हाई स्पीड स्टील का मैं टूल बना रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे शार्प करूँगा, उसको कैसे शार्प करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है, इसको हम कहते हैं CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट, ये डायमंड के बाद सेकेंड हार्डेस्ट है। इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव सब्सटीट्यूट of diamond used for machining of high speed steel, used for machining of high speed steel। सो दोस्तों, एक्चुअली मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं जो अपने को क्लियर होने चाहिए। जैसे कि कार्बाइड टूल, अगर अनकोटेड कार्बाइड है तो उसको मैं आयरन की मशीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आयरन की मशीनिंग करूँगा तो कोबाल्ट जो है वो अपना घर छोड़ के आयरन के घर में चला जाएगा, और आपका जो कार्बाइड टूल है उसका वियर बढ़ जाएगा। सिमिलरली डायमंड को मैं हाई स्पीड पे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि हाई स्पीड पे यूज़ करूँगा तो
डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से डायमंड का इस्तेमाल मैं आयरन की मशीनिंग के लिए नहीं कर सकता। तो जितने इंपॉर्टेंट कटिंग टूल मटेरियल्स थे उनको मैंने डिस्कस किया, बाकी पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा अपने स्टूडेंट्स को, तो आप लोग रिमेनिंग थ्योरी अगर आप उससे चाहें तो आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। बट मोटा मोटी जितना मैंने पढ़ाया है गेट पॉइंट ऑफ व्यू में, इससे ऊपर मटेरियल से कुछ पूछने वाला है नहीं। बाकी फॉर आप टू इंक्रीज द नॉलेज, आप जितना पढ़ें वो कम है। मोटा मोटी जितना मैंने अभी क्लास में पढ़ाया है दैट इज़ सफिशिएंट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फॉर गेट और ईएससी। चलिए दोस्तों, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर दिस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मशीनिंग, और वहाँ से अपना जो प्रॉब्लम पार्ट है नेक्स्ट क्लास से दैट विल बी स्टार्टेड। तो नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रॉब्लम पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम पार्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्लियर है। कोई भी डिफ़िकल्टी या डाउट होता है, तो यू कैन आस्क मी, राइट। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।